Please, Arjun ji. Yes. या तो कुरुक्षेत्र बनाओ या धर्म क्षेत्र बना करके चर्चा करो। क्या हो रहा है? यस अर्जुन जी। नहीं बस। Respected madam, yesterday I was speaking on the Banking Regulation Amendment Act 2017. Yes. But because of the time constraint, Yes. I could not conclude my speech. I am Please. thankful to you for giving me again the opportunity to speak on the bill. Yes. Madam, Please. No, nothing is going on record. Why you are speaking? there is an amendment in Banking Regulation Act, Yes. that is Section 35A. The amendment was taken place by the ordinance promulgated on 4th May 2017. And now it is for the replacement of the ordinance. The amendment is in the circumstances Yes. that nowadays it is observed that there is a high percentage of the non-performing assets which is reached an acceptably high level, so that there is an urgent need to improve the financial health of the banking industry for the purpose of economic growth of the country. So what is the amendment? Amendment is that to confirm the power upon the central government for authorizing the Reserve Bank of India to issue direction to any banking company or companies to initiate insolvency resolution process in respect of the default under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This is the addition in Section 35A, that is 35AA. And second one, to confirm the power upon the Reserve Bank of India to issue directions to banking companies for the resolution of the stressed assets, and also allow the Reserve Bank to specify one or more authorities or committees to advise banking companies on the resolution of the stressed assets. That is 35AB. Definitely I accept, because of the circumstances that we all know. There is a heavy NP of about each and every bank. It may be public sector bank, or otherwise it may be private bank, or otherwise cooperative multi-state bank और अर्बन बैंक्स। कल मैंने मंत्री जी के सामने कुछ मुद्दे रखे थे, आज आपकी उपस्थिति में भी रखना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय लगेगा, और रक्षाबंधन सामने है, आप हमारी ताई हैं, आप हमारा हमें संरक्षण देंगे। बात यह है कि जब जैसा 2000 की मैंने बात उठाई, श्रद्धेय अटल जी की गवर्नमेंट थी, और बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसे एनपीए बहुत बड़े पैमाने पे आगे जा रहा था, तो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट तो लाया था अमेंडमेंट करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, साथ साथ एक स्कीम वन टाइम सेटलमेंट लाई थी। आज ये भी काफी नहीं, इसलिए आज ये अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, और ये जरूरी है, मैं मानता हूं, बिकॉज लास्ट मोर देन 40 years आई एम वर्किंग विद द बैंकिंग इंडस्ट्री। मैं इसलिए ये अर्ज अपॉन टू दी मिनिस्टर, ये कोऑपरेटिव बैंक समझ के लेना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि साल से कुछ मुद्दे में उठाते आया हूं। जो हमारे कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इनकम टैक्स नहीं था, 2006 में इनकम टैक्स लगाया, एटीपी के तहत सही माने में जब इनकम टैक्स एक्ट बना तभी वो प्रोविजन की थी कि कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री शुड नॉट बी देयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी की जो भी हमारे वित्त मंत्री जी चिदम्बरम जी थे, हम समझते थे तो वो तो सत्ता पक्ष में थे, हम विपक्ष में थे, हमारी बात कभी नहीं मानेंगे।
लेकिन हमारे अभी सरकार है, हमारे मंत्री जी हैं, और मैं हमेशा बहुत आदर इसलिए करता हूं। दो बातें आपके सामने आपके बारे में रखना चाहता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर वही होता है जो बुद्धिमान होता है, और बुद्धि और शक्ति इकट्ठा नहीं आती है, लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, शक्तिशाली भी है, बुद्धिमान भी है। और इसलिए आपसे हम कुछ उम्मीद करते हैं कि पहले बैंकिंग इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री समझा करो। आप समझते हैं, मैं ऐसा नहीं कि आपसे मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, लेकिन एक देखने का ढंग जो है कि रजिस्ट्रेशन हमारा सोसाइटी एक्ट के तहत है, लेकिन वर्किंग टोटली फंक्शनिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत है। रिजर्व बैंक की पूरी निगरानी होती है, साथ साथ इंस्पेक्शन होता है, और थोड़ा भी इन पे, कल मैंने आपसे बोला था, थोड़ा भी इन पे तो इमीडिएटली कोई ना कोई पेनल्टी लगती है। लेकिन ये बात पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्यों नहीं होती है? कल भी मैं बोला था कि वहां भी हमारे गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, एक रिजर्व बैंक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। ये होने के बावजूद अगर एनपीए बढ़ता है, जो एक गाइडलाइन उसके ऊपर बहुत आगे चला जाता है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई इरेगुलरिटीज या गैर व्यवहार होता है। अगर गैर व्यवहार होता है तो कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर को डिसॉल्व किया जाता है, कभी कभी बैंक लिक्विडेशन में निकाली जाती है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्यों नहीं होता है? जैसा एक बहुत बड़ा उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई, जनधन योजना। देश के 23 करोड़ से भी ज्यादा फैमिली ने अकाउंट खोले जिन्होंने कभी बैंक देखी नहीं थी। मोर देन 25,000 करोड़ राशि जमा हुई। अभी एक बात समझ के लेने की जरूरत है, 25,000 करोड़ बहुत गरीब आदमी के जमा हुए, और एक मल्ल्या 23 करोड़ फैमिली और एक मल्ल्या, उनमें से 9,000 करोड़ की राशि उठा लेता है और बैंक के भरता नहीं, डिफॉल्टर हो जाता है। कितनी विसंगति हमारे देश में। क्या हो रहा है यहां हमारे देश में? पैसा किसका है? आम जनता का। उठाते कौन? कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े उद्योगपति। इसकी जरूरत भी मैं मानता हूं, लेकिन ये पैसा जब भी उठाते तो रिपेमेंट की जिम्मेदारी भी उनकी होती है, और वो नहीं रिपेमेंट करता है। भी मल्ल्या कोई स्पोर्ट्स में वहां लंदन में बैठा था तो भी हमारे लिए मिलता नहीं। हमारी और ब्रिटेन की अच्छे रिलेशन है तो भी यहां अभी तक आता नहीं है। लेकिन यहां का कोई भी अगर चेयरमैन कोई हमारे बैंक का है तो उसको सीधा अंदर बिठाया जाता है। करप्ट है, बिठाना चाहिए हम, इसके दो राह नहीं है, कि यहां क्यों अन्याय हो रहा है, ये विसंगति क्यों है यहां, ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात कि जो भी ये कोऑपरेटिव की पर्टिकुलरली आदरणीय वित्त मंत्री जी के सामने एक और बात रखना चाहता हूं। जब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहले 4 दिन में डिस्ट्रिक्ट बैंक ने 500 और 1000 के नोट कलेक्ट किए, बाद में हमने बैन किया। हमारे मन में यह आशंका है, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक की जो मूवमेंट चलती है महाराष्ट्र में, वो जैसे प्राइवेट हिसाब से चलती है, कुछ पार्टी के नेतृत्व में चलती है, और वह करप्शन चलता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आदरणीय मंत्री जी को। मैं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पूरे देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स बैंक, वो बैंक में मैं सर्विस भी करता था, और वो बैंक में लगातार मोर देन 30 इयर्स में डायरेक्टर भी था। वहां जब इरेगुलरिटी हुई, यूपीए की सरकार थी, और वो सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार थे, वो बैंक के बोर्ड में। लेकिन जब भी रिजर्व बैंक ने पाया कि यहां इरेगुलरिटी है तो पूरा बोर्ड डिसॉल्व किया। उनके लोकल सरकार की भी उन्होंने परवाह नहीं की। ये अगर वहां होता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई नहीं। हम एक का हमारा देखने का ढंग है कि वहां कार्रवाई होती है, उल्टा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव नाबार्ड, रिजर्व बैंक और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट तीनों की निगरानी होती है। और कुछ गलत पाया तो उनके व्यवहार भी बंद किए जाते। ऐसी 4 बैंक महाराष्ट्र में हैं,
एक उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट की बैंक है, दूसरी वर्धा डिस्ट्रिक्ट की बैंक है, तीसरी नागपुर की और चौथी बुल्ढाना की है। और जब ये बैन किया उसका परिणाम क्या हुआ कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, ये 4 राज्यों में कोऑपरेटिव सेक्टर का एक नेटवर्क बना है, जहां बहुत बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री है, जहां कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, जहां शुगर फैक्ट्रीज है, जहां कंज्यूमर सोसाइटीज है, एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना है। और हर 5-10 किलोमीटर एक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की है। तो हमारे पूरे किसान भाई डिस्ट्रिक्ट बैंक से व्यवहार करते हैं। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी आई, तो उनके व्यवहार खत्म हुए, किसानों के व्यवहार खत्म हुए, छोटे व्यापारी के व्यवहार खत्म हुए। अभी वो पीरियड निकल गया, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज 8,500 करोड़ महाराष्ट्र के 31 डिस्ट्रिक्ट बैंक में आज 500,000 की नोट है। किरीट जी प्लीज, बाद में बोलो। मंत्री जी को सुनने दो, बहुत महत्वपूर्ण। 8,500 करोड़ 31 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास पड़े हैं 500 और 1000 के नोट। उनको 72 करोड़ का ब्याज देना पड़ता है 4% से। मैं उनकी बाजू नहीं ले रहा हूं, जो हकीकत बता रहा हूं। परिणाम क्या होता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर्ज माफी का ऐलान किया। ये कर्ज माफी कहां से होगी? हमारे किसान भाइयों का सभी का अकाउंट अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव के बैंक के और बैंक के ब्रांच में है, तो बैंक ने बताया हमारा पैसा अटका हुआ है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के जब यहां रिक्वेस्ट की, ये हमने कर्ज माफी तो की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिस्ट्रिक्ट बैंक इसलिए नहीं देती कि उनके पास जो पैसा पड़ा है वो जब तक रिजर्व बैंक नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक वो देना मुश्किल है। तो 2,771 करोड़ रिलीज किया। वे बाकी क्यों नहीं? अगर पैसा बैंक में मैडम आता है तो उल्टा फायदा ये होता है किसने भरा है, कहां से लाया है, इंक्वायरी करो। अगर गलत तरीके से लाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन खाली महीनों से ऐसा पेंडिंग रखना ये हमारे महाराष्ट्र या गुजरात, कर्नाटक या केरल के लोग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी आपने समझ के लेना जरूरी है, क्योंकि वहां नेटवर्क है। बाकी नॉर्थ में ये ज्यादा लोग को महसूस नहीं होता है। इसका कारण कि कोऑपरेटिव का नेटवर्क नहीं है। हमारे यहाँ है पब्लिक सेक्टर बैंक 25-30 किलोमीटर के अंतर पे है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक 5-10 किलोमीटर के अंतर पे है। इसलिए हर किसान भाई का अकाउंट वहां है, वो जनधन अकाउंट हो या उनका रेगुलर पहले वाला अकाउंट हो। इसलिए मेरी विनती है कि कोऑपरेटिव बैंक की ओर देखने का ढंग जरा थोड़ा बदली कीजिए, हेल्प कीजिए। वो सेक्टर सही माने में एक कॉमन सोसाइटी का एक कॉमन आदमी है, उसके लिए काम करती है, छोटे छोटे लोग के लिए काम करती है। गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करो, कि सही उसको चलने दो। आप अगर एक बात मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक है, हमारी पूना डिस्ट्रिक्ट सेंटर सतारा है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, अहमदनगर है। ये कंपटीशन में हर टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की है। कोर बैंकिंग हो, एटीएम हो, एसएमएस बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, एवरीथिंग दे हैव बीन अडॉप्टेड। क्योंकि कंपटीशन में जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे या हमारा कारोबार नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति होते हुए भी उनके ओर हमारा देखने का ढंग, उनका कारोबार देखिए। एक बैंक को जाके देखिए जो अच्छी काम करती है, अच्छे भी काम करते हैं, तो उनकी मदद हमारी तरफ से होनी चाहिए। ये माध्यम से मैं आपको विनती करता हूं, इसके पहले भी करते आया हूं। इनकम टैक्स का मुद्दा पुराना हुआ, हम उसके आदी बने हैं, लेकिन कम से कम ये तो बदलाव कि आपको एक ही बात करनी पड़ेगी। बैंक जो डेफिनेशन है कि बैंकिंग कंपनी की, उसमें खाली आप ऐड करो इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री, बिकॉज इट इज फंक्शनिंग अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और जो हम बदलाव करते आए हैं 2000 में आज इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बदलाव इसलिए कि जो परिस्थितियां उसके लिए सामना करने के लिए आपने किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। मैं पूरा समर्थन इसको करता हूं। धन्यवाद।
एम श्रीनिवास राव। नाउ सब लोग टाइम लिमिट ध्यान में रखें प्लीज। Thank you, Madam क्या Speaker. करेंगे? I rise to support इनका the समय